वोट नहीं, वोटिंग नहीं, वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। मैं गुजरात से आता हूँ, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। और ये हमारे पैसे खटे हुए हैं, हमारे मर जाने के बाद हमारे वारसदार को मिलना चाहिए। ये जो है ये अलग अलग जगह से आई हुई लोग हैं। आपको बता दें, इनका कहना है कि अभी तक हम इनको सरकार को वोट कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको वोट नहीं करेंगे। बता दें, यहाँ EPS 95 के लिए लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में अभी हम, और हमारे साथ जो है वो देवभूमि उत्तराखंड की टीम यहाँ पर है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आप लोग वहाँ उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या EPS 95 जिसके लिए लगातार आप मांग कर रहे हैं वो आपको मिलेगा? मैडम, हमारा उत्तराखंड का यहाँ पर 2000 कर्मचारी टनकपुर से लेकर के, पिथौरागढ़ से लेकर के, उत्तरकाशी से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के, देहरादून से लेकर के, टनकपुर से लेकर के, हल्द्वानी से लेकर के 2000 कर्मचारी उत्तराखंड का इस उद्देश्य के साथ आया है कि हम अपने 95 की जो हमारी 7500 प्लस DA की मांग है उसको पूरा करके जाएंगे। बहुत सारे लोग और बहुत बार आ चुके हैं। हम इस समय बहुत तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पर, और हमारा उद्देश्य इस बार है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को अभियान सुना समझते हैं, करते हैं, तो हमारी ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि मान्यवर, अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो आने वाले समय भी आपका नहीं होगा, ये तय है। क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी अपने ही चक्कर में पड़े हुए हैं, और EPFO की जो गाइडलाइन गई उनको, EPFO ने जो उनको दिशा निर्देश दिए हैं, जो उनको समझाया गया है, वो गलत दिशा से समझाया गया है। हम अगर प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो वो सही साबित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी बात जायज है, और जायज बात को मांगने स्वीकार कर चुके हैं, जायज है, उसके बाद भी दौड़ा रहे हैं बुजुर्गों को, जितने भी लोग हैं। तो इस समय हमारे 60 साल से लेकर के और 90 साल के तमाम बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, तमाम पूरे देश के अंदर से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, और ये रैली हमारी ऐतिहासिक रैली है और अंतिम रैली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को एहसास हम दिलाना चाहते हैं कि मान्यवर, अगर अब भी नहीं समझे तो ये समय आपके लिए यहाँ का हानिकारक होगा। ये हमारा संदेश। कैसे हानिकारक होगा प्रधानमंत्री? देखिए मैडम, मैं आपके मंच के माध्यम से सारे कर्मचारियों को और इस देश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि माननीय मोदी जी ने अगर इन लोगों की आवाज को नहीं सुना तो वोट की चोट पर इनको आवाज सुननी पड़ेगी, और वो आवाज हम बुलंद करके रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सरकार दो तरह की जो है इनकी जो है घोषणाएं होती है, और दो तरह के ये जो है बोलते हैं कि एक संविधान, एक विधान और एक निशान। गृह मंत्री ने बोला जी, पूरी सरकार बोलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि एक संविधान, एक विधान और एक निशान, तो कहां एक विधान और कहां एक निशान और एक संविधान है? आप देख रहे हैं कि लाखों कर्मचारी, लाखों जो है लोग भटक रहे हैं, और जितने भी जो है हमारे जो है विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हैं, सब लोग जो है, सब लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेंशन है। यहाँ पर 35-35, 40-40 साल नौकरी करने के बावजूद लोगों को 500 रुपए, 1100 रुपए, 2000-2500 रुपए पेंशन मिल रही है, उसमें लोगों का गुजारा नहीं मिल रहा है। और ये एक दिन काम करने के बावजूद इनको लाखों रुपए की पेंशन मिल रही है। हम इसका जो है मुंह तोड़ जवाब इनको वोट की चोट पर देंगे आने वाले समय में। हम इस बात को कैसे 2-2.5 हजार 700-800 में कैसे घर खर्च चला? हम लोगों का खर्चा आप खुद समझ सकते हैं कि 2-2.5 हजार नहीं चल सकता। किस तरीके से हम लोग जो है अपने परिवार के, बच्चों के और अपने रिश्तेदारों पे मोहताज हो रखे हैं, दवाई लेने के लिए मोहताज हो रखे हैं, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधा इस सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। लेकिन इस सरकार को सुनना पड़ेगा। कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता और मिटाता चला जाऊंगा। जैसे अभी आपने कहा था कि आप कैसे इनको वो करोगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने मुकाम पर पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, बताइए क्या कहेंगे? EPS के लिए लगातार आप लोग लड़ रहे हैं, सरकार मान चुकी है कि मांग आपकी जायज है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार मान चुकी है, और सरकार ने कोश्यारी समिति की एक रिपोर्ट बढ़ाई थी। कोश्यारी समिति ने 2004 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि 3000 प्लस DA इनको दिया जाए, लेकिन सरकार ने, वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, बल्कि और जो OPS थी वो भी पुराने बस्ते में डाल दी, तो NPS लागू कर दिया है।
हमारा तो ये कहना है कि जब मैंने खुद स्वयं 38 साल नौकरी करी है, 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मुझे मात्र 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि मेरा 7 लाख रुपए सरकारी पैसा। कैसे चला रहे हैं 3,000 में घर? 3,000 में घर नहीं चल सकता। हम बच्चों पर आश्रित हो गए हैं। बच्चे भी जो कोई मजदूरी करके करता है, मैं खुद, मेरी पत्नी बीमार थी, मैं बड़ी मुश्किल से उनका इलाज करा पाया हूँ, भर्ती नहीं कर पाया हूँ। तो ये हमारी डिमांड है कि हमको 7,500 प्लस दिया जाए तथा मेडिकल सुविधा दी जाए। ये हमारी डिमांड है, जो एनएससी ने 5 साल से लगातार आंदोलन कर रही है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व उसमें लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज तक ये पेंशन लागू नहीं हुई है। हमारा निवेदन है। अच्छा, सरकार जब शिक्षा की बात करती है, सरकार जब स्वास्थ्य की बात करती है, तब सरकार को ये नहीं याद आता है कि 2-2.5 हजार में कैसे ये सारी चीजें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, जो दुकानदार लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जितना टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं, उसी आधार पे उनको पेंशन मिलती है। और तमाम सारे उदाहरण हमारे पास है। उन लोगों को इतना ज्यादा पेंशन मिलता है कि वो देश और विदेश की साल भर में 2-2, 3-3 यात्राएं तक करते हैं। लेकिन हम लोगों को जीने के लिए और जीवन यापन के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा। ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए और हमारे देश के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी जो है, हम जो है 5वें नंबर पे चले गए। अरे खाक चले गए हम 5वें नंबर पे, जब हमारे बुजुर्गों का जो है मान सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का जो है पालन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हम कैसे अपने इस देश का सम्मान समझेंगे? मोदी जी तो कहते हैं हम बड़ा इज्जत करते हैं बुजुर्गों की। नहीं, इज्जत कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से इज्जत कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा के मार रखा है लोगों को। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर तमाम हमारे साथ कुछ लोग बीमार लोग आए हुए हैं, उनके अंदर इतना उत्साह था कि हम जाएंगे और उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग लेकर के आए। तो क्या है, और पैसा जमा होने के बाद पैसा कट गया है, वो पैसा से हम पेंशन मांग रहे हैं, तो ये पैसे देने को होना ना। तो जो शिक्षक लोग, अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार अपना झोला जो है मजबूत कर रही है, अपने झोले में सब? ये ईपीएफओ जो यहाँ पर संस्था है, वो हमारा अंशदान काटती है। ये हम खैरात में नहीं मांग रहे भारत सरकार से, या सरकार से। ये हमारा पैसा जमा होता है और उस पैसे का ब्याज भी हमें नहीं दिया जाता है। इन पैसों को ये तमाम एजेंसियों में, तमाम प्रोजेक्टों में लगा जा रही है, सरकार लगा रही है, ईपीएफओ लगा रहा है। लेकिन जो कर्मचारी मर जाता है उसका पैसा वहीं डेड हो जाता है। तो हमारा जो पैसा है, जो 8 लाख करोड़ इस समय इनके पास जमा है, तो हम तो अगर उसका भी ब्याज हमें मिल जाए तो हमारी पेंशन हमें लागू मिल जाए। वो ब्याज जो मिलता है ना, उतना पैसा भी हमको पेंशन हम मांग नहीं रहे। हमें एकदम नगण्य 7500 रुपये पेंशन और हमारा दवा पानी का खर्चा, इतना ही हम मांग कर रहे हैं। तो भी सारी चीजें जो है वो बड़ी खराब हो चुकी हैं और 2-2.5 हजार में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये तो तुम खुद जानो कि 2-2.5 हजार रुपए में घर का खर्चा कैसे चलेगा। मियाँ बीवी 2 हो गए, 1-2 बच्चे हो गए, 4 कैंडिडेट हो गए। 2,000 रुपए में 4 कैंडिडेटों का खर्चा क्या, चाय पानी का भी खर्चा नहीं निकल सकता। जबकि हमने 36 साल नौकरी की इनके यहाँ, 36 साल, और 36 साल में 36 साल किसी ने, 40 साल किसी ने, 41 साल, जितने भी की है, और उसके बावजूद भी इनके पास 8.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों का जमा है। अब 8.5 लाख करोड़ की ब्याज लगा लो, कितनी हो जाती है? ब्याज दे रही है ना मूलधन, ना ब्याज दे रही है, मूलधन तो गया ही गया। अगर हम चले जाएंगे तो मूलधन तो गया ही गया। और ये जो संतरी और मंत्री अंतरी बैठे हैं, ये एक दिन भी अगर कोई सांसद बन जाता है या विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन आजीवन हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने 36 साल सर्विस कर ली, उसके बाद जूद पेंशन के नाम पर 0 का 0 ही है। और मोदी जी ने 2 बार हमें आश्वासन भी दे चुके हैं। मोदी जी, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी के माध्यम से 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने 2 बार हमें आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा काम करेंगे। ईपीएस के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि मतलब ये इतने साल हमने कंट्रीब्यूशन दिया तो हमारा हक है ये, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें देना चाहिए। और ये बहुत न्यूनतम है जो हमें 1,000 से सीमित तक मिल रही है। तो जो मांग है हमारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि कितने दिन आपने नौकरी की और अब आपको कितना धन मिल रहा है? 30 साल नौकरी करने के बाद वो 600-700 मिल रहा है पेंशन। ये जो है ये अलग अलग जगह के लोग। मेरी 40 साल सर्विस हो गई, मुझे 2750 रुपये महीना को पेंशन मिल रहा है अभी तक। बस इतना ही, नगण्य, एकदम नगण्य। मेरा 25 साल सर्विस हो गया है, अभी मेरे को
2,784 रुपया मिलता है। हाँ। हमारा जो 95 से जो पैसा कट हुआ है हाँ। वो सब वो गवर्नमेंट ने दूसरी वजह खर्च कर दिया है। ये जो है ये हम आपको बता दें उत्तराखंड की टीम है और लगातार ये कह रही ईपीएस के लिए लड़ रही है। इनका कहना है कि हमने जो है कोई कह रहा है हमने 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल नौकरी की और उसके बाद भी हमको हमारा मूलधन तो जाए वो तो मिला ही नहीं, उसका ब्याज जो मिला था वो भी नहीं मिला। सरकार 2-2.5 हजार दे रही है, किसी को 700 दे रही है, किसी को 800 दे रही है। बड़ी समस्याएं बताइए। मैम हमारा एक ही नारा है, मोदी जी मान जाइए, नहीं तो आत्महत्या हम करने के लिए तैयार हैं, जान जाइए, यही हमारा नारा है। और देख लीजिए किस 7,500 प्लस डीए और मियाँ बीबी को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों करोड़ों लोग पहुँचे हुए हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। बहुत लोगों को 1,000 रुपए से कम भी पेंशन है, 1,000 से कम, वो कैसे ये करते होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो 1,000 रुपए से भी कम, बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। और हम आपको बता दें ये कहाँ से आए हुए हैं। मैं नैनीताल का जो है NICA का सचिव हूँ, गणेश दत्त मेलकानी, और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से 80 से लेकर के 90 साल से लेकर के 60 साल से लेकर के सारे बुजुर्ग महिलाएं सीनियर सिटीजन यहाँ पर है, सारे सीनियर सिटीजन यहाँ लाखों की संख्या से भी ज्यादा हैं। अभी तो ये ग्राउंड पूरा भर जाएगा, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ का। ये जो है ये पूरे देश से आए हुए लोग हैं और इनका कहना है कि हम लड़ते रहेंगे ईपीएस के लिए। सरकार क्या करती है देखने की बात होगी। इनका कहना है कि ईपीएस जब तक हमको नहीं मिलेगा हम सरकार को चिताएंगे। 24 में इलेक्शन है, इन्हीं का कहना है ज्यादा दिन दूर नहीं है, सरकार जान जाएगी कि क्या ईपीएस देना है या तिवारा उनको कुर्सी पर। सारे लोग और ये सारे जो है ये ईपीएस के हैं, ईपीएस 95 के। और हम आपको बता दें लगभग 60 से 70 हजार की संख्या अभी भी। और इनका कहना है कि हम लगभग 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार को ये चेताएंगे कि आपने अभी तक ईपीएस जो नहीं सुना या 2 बार सुना और उसको समझा और बताया कि आपकी मांग जायज है, वो अब आप क्यों नहीं सुन रहे। तीसरी बार आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो लगभग कितने लोग आए हुए हैं और क्या मांग है। यहाँ आज महाराष्ट्र से तो कम से कम 50,000 लोग आए हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे कम से कम 2 लाख लोग जमा हो जाएंगे। क्या है, संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारा ये सरकार को इशारा देने के हम जमा हो गए हैं। आज क्या होगा जमा करने से, क्या होगा। हमारा जो है पैसा सरकार के पास जमा है, कम से कम 541 रुपये हर महीने जमा है और 1200 ऐसे हमारे पैसे जमा है। 35 साल की सर्विस में पूरे पैसे सरकार के पास जमा होने के बाद में सरकार हमको पेंशन नहीं दे रही। यदि कैलकुलेशन किए और 3% तक भी FD का रेट आए तो हमको पेंशन सरकार दे तो सरकार पर बोझ आता नहीं है। आज क्या किया सरकार ने आने के बाद में, जो भी सीनियर सिटीजन है उसकी पूरी सहूलत निकाल दी, रेलवे का कंसेशन निकाल दिया, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। और हम 2016 से लड़ा दे रहे हैं, उसके लिए सरकार हमारे ख्याल नहीं दे रही है। तो हमारी मांगनी ये है कि हमको तो पेंशन दो या गोली मारो। क्या मांगे हैं आपकी? आपकी क्या मांगे हैं? ईपीएस 90 का पेंशन का मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए होना और हायर पेंशन के लिए जो रुकावटें डाल रहे हैं हर तरह की, उसको निकाल के सबको एक तरीके से पेंशन मिलने को होना। 7,500 में कैसे घर चल रहा है? 7,500 उस पर महंगाई भत्ता है, 700, 800, 900, 1000। 7,500 और महंगाई भत्ता, उस पर मेडिकल सुविधा समिति के अहवाल के हिसाब से डिमांड है। हाँ, बताइए। जो कोश्यारी समिति की डिमांड के हिसाब से जो है डिमांड, उसी हिसाब से डिमांड रखी गई है, उस पे डीए मंगा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या कहीं आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? मैडम बात ऐसी है, भारत के अंदर 77 लाख पेंशनर कामगार वर्कर है, उनकी यह डिमांड है कि मिनिमम हमको 7,500 रुपया चाहिए। आयुष्मान भारत की आयु के लिए योजना चाहिए। उसके बाद में हमने जो पैसा भरा हुआ है सरकार से, हम कोई अपील नहीं कर रहे हैं, कोई मांग नहीं कर रहे। जो हमारा पैसा है 1995 से आज के डेट तक उसका कोई ब्याज नहीं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। उसके बारे में भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय के कैग ने ये भारत सरकार को आरोप लगा है कि करोड़ों रुपया पेंशनधारों का पूरे भारतवर्ष में ये अलग अलग देशों के चुनाव ने इन्हें खर्च किया है। वो एक पेंशनों के बाद में ना इंसाफी है। हमारी मांग मिलनी चाहिए, जो मांग हमारी बात मुफ्त है और पर रीजनेबल है। बस इतना हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप यहाँ? सर, हम दिलीप माली, शिरपुर डिस्ट्रिक्ट धुलिया से आए हैं। हम
6 साल से साकली आंदोलन कर रहे हैं। हमारे तरफ हर खासदार, आमदार और प्रधानमंत्री जी सबसे हमने मीटिंग, हमें को वायदा दिया जाता है कि आपके हम बात कर सुनते, लेकिन हमारे कोई सुनवाई हुई नहीं। हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं, हम सरकार से कोई भीख मांग नहीं रहे। हमारी जो वहाँ पे पैसा जमा हुआ है, जो हमारे कपात की गई है, उनका हमको ब्याज तक नहीं मिल रहा है। 1000 रुपये मिलता है। 1000 रुपये में क्या होता है? तो हमारी मांग है हमसे कम से कम 7500 रुपये हमको धर्म दी जाए और हमारी जो फैसिलिटीज है, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। संसद में जब जया भादुरी सांसद है, उन्होंने हमारा इश्यू निकाला है और उन्होंने ये बोले कि ये तुमको बोझ होते सीनियर सिटीजन तो उनको गोली मार दो। हमने राष्ट्रपति को लेटर दिया है कि हमको इच्छा मारने की परमिशन दो। ये तो हम तुम्हारे बोझ हो रहे, तो हम इच्छा मांगे हैं। बहुत लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और EPS 95 की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, EPS 95 मिलेगा? मैडम, हम मोदी जी ने जो वादा किया था, वो वादा को हम दोबारा उनको याद दिला रहे हैं कि आपने 2 बार हमसे वादा किया था कि हम इस पे वो करेंगे। ये हम आज उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 24 कब तक याद दिलाएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगला इलेक्शन में उनको इनका प्रभाव जरूर दिखाएगा। अगर मांगे मंजूर नहीं होती है तो हम यहाँ पे मरेंगे, जब तक नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। इतने लोग बैठे कह रहे हैं आमरण के लिए बैठेंगे, अनशन करेंगे यहाँ पर। क्या अनशन से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? वो तो सरकार सोचेंगी, क्योंकि यहाँ से जो भी आंदोलन हुए, हमारे महाराष्ट्र से यहाँ अन्ना जा रहे आए थे, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार नीचे गिराई थी ये आंदोलन से। सब महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र से कम से कम ज्यादा लोग। अगर पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं, ये हमारा नारा है। नहीं तो वोटिंग नहीं है और पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं, वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोटिंग नहीं, वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। मैं गुजरात से आता हूँ, पेंशन नहीं तो वोटिंग नहीं। और ये हमारे पैसे खटे हुए हैं, हमारे मर जाने के बाद हमारे वारसार को मिलना चाहिए। ये जो है ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। आपको बता दें, इनका कहना है कि अभी तक हम इनको सरकार को वोट कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको वोट नहीं करेंगे। अगर हमारी पेंशन नहीं मिल रही, EPS 95 इनको नहीं मिल रहा, तो ये कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं करेंगे। देखने की बात तो ये होगी, क्योंकि हर शख्स जो है वो ये कह रहा है कि अगर वोट नहीं करेंगे तो सरकार गिरा देंगे। अब देखने की बात होगी कि ये यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ये रामलीला मैदान में ये जो EPS 95 के सीनियर सिटीजन है, जो पूरे देश से आए हुए हैं, ये यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे और बैठने के बाद भी क्या सरकार को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अरे मैडम, इसे